Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इससे पहले भी मैं क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज जल्दी से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है फूड प्रोडक्शन, जो हमें जितने भी फूड प्रोडक्शन कहाँ से मिलता है, हमें फूड एनिमल से और प्लांट से। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल्स की कि उनके जहाँ से हमें फूड मिलता है उस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को हमें अपनाना चाहिए। एनहेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें उन एनिमल्स से अच्छी मात्रा में फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में फूड मिल सके। तो हम पढ़ेंगे न्यू टर्म स्टूडेंट दैट इज एनिमल हस्बेंड्री एंड मैनेजमेंट, कि किस तरह से हम इस तरह मैनेजमेंट करें इस पूरे प्रोसेस का कि एनिमल्स से हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूड मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप देखोगे कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि एनिमल्स का पालन पोषण करके हम उनसे जो फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं उनको ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी वाला फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टूडेंट फोकस करना है, ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसमें ब्रीडिंग होती है और रेजिंग होती है लाइव स्टॉक की। यानी कि क्या होता है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री, इसमें ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं और जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है ताकि उनके भी इसमें बहुत सही से प्रोसेस चलता रहे, यानी कि वो हमें अच्छी क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, यानी कि आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहां पर ये जो रियरिंग प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है। वो घास वगैरह खाते हैं, अपना अच्छे से पूरा उनका पालन पोषण किया जाता है पहले एनिमल्स का, फिर उनसे फूड प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री डील करता है विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, कि अच्छे से हम एनिमल्स का ध्यान रखें। ठीक है, और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर टाइम टू टाइम लेकर जाए, like buffaloes, cow, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goats। तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट जिनके क्या करते हैं, जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, कैसे यूजफुल है, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। आप खुद देख लो आपके आसपास कितनी सारी चीजें जो हमें एनिमल से मिलती है, मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया। तो ये सारे जो फूड प्रोडक्शन है वो हमें कहाँ से मिलता है, ये सारा एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा होता है। किन का होता है, ये सारे कुछ एनिमल्स के नाम मेंशन किए गए, बुफेलो, काउस, पिग्स, horses, cattle, sheep, camels, goats। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। अब क्या करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज भी इंक्लूड होते हैं। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होते हैं, जहाँ पे मुर्गी पालन होता है, एंड फिशरीज क्या होता है, जहाँ पर मछलियों का पालन होता है, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट, ताकि आपको इन सारी टर्म्स का क्लियर हो जाए और क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस, किस तरह से होता है, तो उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। फिशरीज इंक्लूड करते हैं रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग। तो फिशरीज में क्या क्या चीजें आती है, रियरिंग, ठीक है, उनका पालन पोषण होना। कैचिंग मतलब पहले तो मछलियों को कैच करते हैं पानी में से एंड फिर उसको सेल करते हैं। मॉलस्कस, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जो क्या होते हैं जिस मछली पालन में इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल्स लाइक बीज, इसके अलावा जो मक्खियां हो गई, सिल्क वॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिश, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शिप्स, कैमल्स, ये सारे एनिमल्स जो है हमारे पास, उनका यूज किया जाता है एनिमल्स एंड बर्ड्स ह्यूमन के लिए, ताकि हमें क्या क्या चीजें मिले, मिल्क मिल सके, एग्स मिल सके, मीट, वूल, सिल्क एंड हनी। तो ये सारी चीजें हमें मिल सके एनिमल से, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एंड क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड किन किन एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिलती है उस बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना है आप सबने। मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क, हनी, ये सारी चीजें हमें जो है वो एनिमल से मिलती है अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में।
अब हम बात करेंगे किस तरह से इन सब का मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, किस तरह से फार्म में रहने वाले एनिमल्स का मैनेजमेंट होता है, पालन पोषण होता है, ताकि हमें अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में फूड मिल सके। पहला सबसे आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी जहां से मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट किस तरह से होता है। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। तो डेयरिंग क्या होता है, इस तरह से मैनेजमेंट करना एनिमल्स को ताकि वो मिल्क दे सके, दूध दे सके एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स यानी कि पनीर हो गया हमारा, दही, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे ह्यूमन कंजप्शन, हम यूज कर सके इन्हें। तो इस तरह से मैनेजमेंट होता है एनिमल्स का, ताकि हमें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स मिल सके। अब वो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेसेस। तो अब हमें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट चाहिए भाई एनिमल से, तो हमें कैसे मिलेंगे वो। तो उसमें क्या होता है, हमें डील करना होता है प्रोसेसेस और सिस्टम से, जो क्या करते हैं, जो मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, ताकि हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला मिल्क मिले। ठीक है, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमें प्रोसेसेस और सिस्टम से डील करना पड़ता है, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी में मिल्क मिल सके। मिल्क yielded is primarily dependent on quality of breeds in the farm। अब देखो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क हमें दूध मिल रहा है एनिमल से, तो वो किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरीली मतलब सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स पर। क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने जिस एनिमल से हमें मिल्क चाहिए, ठीक है, जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो किस किस्म के है, ठीक है, ब्रीड के है, किस ब्रीड के है। अच्छी ब्रीड वाले एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं और बेकार ब्रीड्स वाले एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम कि जैसे हम कहते हैं अमूल दूध इज द बेस्ट, तो व्हाई इट इज बेस्ट, बिकॉज इसके जो जहां से प्रोड्यूस होते हैं, जिन एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं काउ, वो उसकी जो ब्रीड है काउ की, वो बहुत ही क्वालिटी में बहुत इम्प्रूव्ड है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल। अब सिलेक्शन करना अच्छी ब्रीड का जिसका हाई यील्डिंग पोटेंशियल, मतलब जिससे हमें मिल्क जो है बहुत जल्दी से जल्दी मिल सके और अच्छी क्वालिटी में मिल सके और ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके। तो समझ रहे हो ना, ये सारी बातें जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छी क्वालिटी में मिल सके एंड अच्छी क्वांटिटी में मिल सके। तो इस तरह से ब्रीड्स का सिलेक्शन किया जाएगा अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। अब देखो जहां पर वो रहते हैं, जब मान लो काउ की बात कर रहे हैं हम, ब्रीड उसकी अच्छी ब्रीड है, तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, किस एरिया में वो रहती है, उस पर भी तो डिपेंड करते हैं ना ये बात। तो कंबाइंड विद रेसिस्टेंस टू डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उस एनिमल को कोई डिसीज भी ना हो। तो ये सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट करती है कि हमें किस तरह के क्वालिटी का मिल्क मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिल्क प्रोड्यूस जो हो रहा है वो किस एनिमल से हो रहा है, वो कहाँ रहता है, उसको कोई डिसीज ना हो। तो ये सारी बातें जो है वो उसके सिलेक्शन पर डिपेंड करती है, कि हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है किसी ब्रीड को, ताकि हमें ये सारी क्वालिटीज मिल सके मिल्क में। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में अब अभी हमने बात की थी कि किस क्या हमें ऐसे एनिमल्स में क्वालिटीज देखनी चाहिए जिससे हमें अच्छे ब्रीड से गुड क्वालिटी और क्वांटिटी में मिल्क मिल सके। फॉर द यील्ड पोटेंशियल रिलाइज द कैटल हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। इनको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, जो मिल्क प्रोड्यूस कराने में हेल्प, एनिमल्स के मिल्क प्रोड्यूस करा कैसे करेंगे, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, ऐसे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें लेना चाहिए कि हमें वो ब्रीड जो है उस ब्रीड से हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस हो सके। अब देखो स्टूडेंट, आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा क्या आपके मन में आ रहा है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज राइट। तो नंबर वन इज हाउस वेल। उनका जो जहां पर एनिमल्स रहते हैं वो क्लीन होना चाहिए। जिस जगह पर वो रहते हैं, जैसे हॉर्स है वो स्टेबल में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो इतनी क्लीनिंग रखते हैं। तो उन जिस जगह पर एनिमल्स रहते हैं वहां की सारी साफ सफाई होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शुड हैव एडिक्वेट वाटर। तो इन एनिमल्स के पास अच्छी मात्रा में अच्छा पानी सही समय पर होना चाहिए, इनके पास पानी की मौजूदगी होनी चाहिए। बी मेंटेन्ड डिसीज फ्री। इन एनिमल्स को डिसीज फ्री होना चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एनिमल में ताकि हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस हो सके। तो हाउस वेल, उनको अच्छा घर मिलना चाहिए जहां पर वो रह सके। ठीक है, शुड हैव एडिक्वेट वाटर, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी भी होना चाहिए। बी मेंटेन्ड डिसीज फ्री, मतलब उन्हें डिसीज फ्री होना चाहिए, उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर। जो फीडिंग है कैटल्स की, यानी कि जो एनिमल्स हमारे कैटल्स है, उसकी फीडिंग उनको इस तरह से खाना देना चाहिए साइंटिफिक मैटर से मैनर से,
ठीक है, विद स्पेशल एम्फेसिस, ताकि उनका जो चारा हम डाल रहे हैं, घास फूस या कोई भी चारा हम डाल रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स ने उनको कुछ भी खाने को दे दिया, घास वास कोई भी बेकार घास दे दी हमने खाने के लिए, या कुछ भी खाने को दे दिया, उसके लिए भी क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करती है, तभी तो वो अच्छी किस्म का मिल्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फीडिंग करना कैटल को इन अ बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में, ऐसा नहीं कम खिला दिया और उनसे ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमें उतनी ही मात्रा में देना होगा जितनी मात्रा में हमें उनसे चाहिए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर बहुत ज्यादा करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, या हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हो। डेयरी फार्म मैनेजमेंट जब हम कर रहे हो तो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हो गए 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि और कौन से पॉइंट रहते हैं। क्लीनिनेस एंड हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ द कैटल एंड द हैंडलर्स। यहाँ कैटल का मतलब जिससे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, कैटल एनिमल्स का मतलब। तो क्लीनिनेस और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दूध निकाल रहे हैं, जो दूध निकलवा रहे हैं, हैंडलर्स, हैंडलर्स मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी क्लीनिनेस और हाइजीन होनी चाहिए, और एनिमल्स की तो होनी ही चाहिए। आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो जब हम उसका दूध निकाल रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, तो गांव में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने ऐसे देख रखी है। स्टोरेज, अगर हम मिल्क को स्टोर कर रहे हैं, तो वहां जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसके बर्तन वगैरह साफ होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क, अगर मिल्क का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तब भी हमने सावधानियां बरतनी कि वो मिल्क गंदा ना हो, एंड उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्लीनिनेस एंड हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, क्लीनिनेस एंड हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। तो दोनों कैटलर और हैंडलर्स के लिए। ठीक है, किस किस में, मेकिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ताकि वो मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट कर सके। फिर है फिफ्थ पॉइंट, रेगुलर विजिट्स बाय द वेटरिनरी डॉक्टर। वेटरिनरी डॉक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेटरिनरी डॉक्टर्स वो होते हैं जो एनिमल्स की देखभाल करते हैं। ठीक है, एक तो ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर्स होते हैं, एक एनिमल्स की देखभाल करने वाले डॉक्टर्स को हम वेटरिनरी डॉक्टर कहते हैं। वो मैंडेटरी होना चाहिए, वो कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को नहीं पता कि जानवर किस समय कब बीमार हो जाते हैं, वो अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। तो एक वेटरिनरी डॉक्टर को रेगुलर विजिट्स करनी चाहिए इन एनिमल्स की, ताकि वो उनका रेगुलर चेकअप कर सके कि कोई डिसीज तो नहीं है इन्हें, तभी हमें अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में मिल्क मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड तीनों पिक्चर्स में आपको बता रखा है कि उनकी जो जगह होती है वो क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं, तो हैंडलर के हाथ भी हाइजीन होने चाहिए, मतलब जो हैंडलर है उस वो भी क्लीन होना चाहिए, एंड जो एनिमल है वो भी क्लीन होना चाहिए। फिर वेटरिनरी डॉक्टर की बात की हमने कि रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए वेटरिनरी डॉक्टर की, जो जानवरों का इलाज करते हैं। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री की बात कर ली है, अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है, एक डोमेस्टिक फाउल की क्लास है, बर्ड्स को यूज किया जाता है ताकि वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो इसका चिकन है। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स, डक्स एंड चिकन को इंक्लूड करते हैं, और कुछ जो होते हैं टर्की भी, टर्कीज के एग्जांपल्स एंड गीज। ठीक है, ये दो एनिमल्स, बर्ड्स, सॉरी बर्ड्स आपने नहीं देख रखे तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, गीज एंड टर्की। उसके बाद एज इन डेयरी फार्मिंग, जैसे हमने डेयरी फार्मिंग में पढ़ा था कि सिलेक्शन होना डिसीज फ्री, की जानवर जो है वो डिसीज फ्री होना चाहिए, सुटेबल ब्रीड, अच्छी किस्म का होना चाहिए, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, मतलब हाउस क्लीन होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर फीड, अच्छा खाना उन्हें मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, वाटर होना चाहिए, उनके पास हाइजीन होनी चाहिए, मतलब सारी जगह क्लीन होनी चाहिए, और एनिमल्स भी हाइजीन होने चाहिए, उनका रोज उनको नहलाना और उनकी अच्छी से क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, हेल्थ केयर, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के भी। तो अभी तक जैसे डेयरी फार्मिंग में ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। मुर्गी पालन देखो, जैसे आप पिक्चर में दिखा रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ही फार्म होते हैं जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, जिनके एग्जाम्पल है चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज। बाकी आगे बात करें बी कीपिंग क्या होता है, देखो स्टूडेंट, पोल्ट्री जो है वो आपका इतना ही कंसेप्ट अभी आया है, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे एज कंपेयर पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में सेम एग्जैक्ट लाइन है। बी कीपिंग की बात करते हैं, मक्खियों का पालन। अब आपने बहुत देखा होगा मधुमक्खियों के छत्ते,
खास करके गांव में बहुत ज्यादा होते हैं, शहर में तो शायद ही कम देखने को मिले। बी कीपिंग और एपीकल्चर, बी कीपिंग को हम एपीकल्चर भी कहते हैं, इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, हाइव्स की मेंटेनेंस करना ऑफ हनी बी। हाइव्स क्या होते हैं? जो छत्ता होते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे हम कहते हैं हाइव्स। ठीक है, तो हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, ताकि हमें क्या मिल सके, हनी बी से हमें हनी मिलता है, शहद। हनी इज द फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। देखो हनी से क्या क्या लाभ होते हैं, उसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, नंबर वन। ऑल्सो फाइंड यूज इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन के पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है हनी को, शहद को। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बीज वैक्स, हनी बी जो है उससे बीज वैक्स को भी प्रोड्यूस करती है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, एंड पॉलिश, बहुत सारी चीजों को पॉलिश करने के लिए भी बीज वैक्स का यूज किया जाता है, जो हमें हनी बी से मिलता है। द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब इस तरह से जो हनी की, शहद की बढ़ती डिमांड है, उसने हमारी बहुत सारी लार्ज स्केल पे बी कीपिंग को, मधुमक्खी पालन को बढ़ा दिया है। इट हैज बिकम एन एस्टैब्लिश इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये बहुत ही अच्छी इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है अभी तक बी कीपिंग। ठीक है, चाहे वो छोटे स्केल पर हो या बड़े स्केल पर हो। तो बी कीपिंग इतना ही है कि हम हनी बीज की देखभाल करें, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी को प्रोड्यूस करने के लिए। हनी के क्या क्या फायदे हैं वो आपको यहाँ बता रखे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, और हनी जो है, हनी बी जो है बीज वैक्स प्रोड्यूस करती है, जिससे कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस होती है बहुत सारी चीजों की, और ये इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन गई है। ये आपका एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी होगा, तो आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसे एपीकल्चर भी कहते हैं। वेयर बी कीपिंग प्रैक्टिस, कहाँ पर हमें बी कीपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बी कीपिंग को कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते। देखो स्टूडेंट, अभी डिस्कस हो जाएगा कि बी कीपिंग जरूरी नहीं है कोई स्पेशलाइज पर्सन करे, हम अपने घर के वरांदा जो होता है वहां पर भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया, ठीक है, कहीं किसी भी एरिया पे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो सफिशियंट हो बी पॉइस्चर के लिए, वाइल्ड हर्ब्स हो, फ्रूट ऑर्चर्ड्स हो, या कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो, कहीं पर भी कर सकते हैं। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बी, बहुत सारी स्पीशीज है हनी बीज की जिसका हम पालन पोषण कर सकते हैं। रियर्ड मतलब पालन पोषण करना। द मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज है हनी बीज की वो है एपीज इंडिका, आई होप आपने नाम सुना होगा इसका, एपीज इंडिका। Beehives can be kept in one country yard, ठीक है, किसी कंट्री यार्ड में भी रख सकते हैं, कॉर्टयार्ड में, वरांदा, अपने घर के वरांदा में भी रख सकते हैं, और इवन ऑन द रूफ, छत पे भी रख सकते हैं। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव, इसमें ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीशीज, ठीक है, बीज जो है वही बीज जो है वो पॉलिनेटर का काम करती है, जैसे कि बहुत सारी क्रॉप की स्पीशीज हो गई, सनफ्लावर हो गया, ब्रेसिका हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके पॉलिनेशन के लिए, जिनके स्पीशीज के पॉलिनेशन के लिए बीज हेल्पफुल है। कीपिंग beehives इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड्स इंक्रीज पॉलिनेशन, अगर भाई जब फ्लावरिंग पीरियड आ जाता है, जब फूल आने लगते हैं पेड़ पर, प्लांट्स पर, तो उस समय अगर हम beehives रख दे, मधुमक्खी के छत्ते रख दे क्रॉप फील्ड के बीच में, तो पॉलिनेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पॉलिनेशन की, एंड इंप्रूव कर देगा हमारी यील्ड को, हमारी जो प्रोडक्शन है हनी प्रोडक्शन को, उसको काफी इंप्रूव कर देगा। तो वो क्या हुआ, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ, क्रॉप की भी यील्ड हो गई और हनी की भी यील्ड हो गई। तो बी कीपिंग के ये सारे फायदे हैं। अब क्या क्या हमें इसके ध्यान रखना चाहिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए, उसको पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, अच्छे नेचर क्या है, नेचर कैसा चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए उन्हें, और हैबिट्स, किस तरह के हैबिट्स में, हैबिटेट में वो रहते हैं बीज, ठीक है, मधुमक्खियों की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखो अभी हमने बात की ना कि हम इसको छत पे भी लगा सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को अपने घर के बरामदे में भी लगा सकते हैं, क्रॉप फील्ड में भी लगा सकते हैं। भाई कैसे लगाएं, उसके पॉइंट्स आपको डिस्कस करे हैं, कि नॉलेज होनी चाहिए हमें कि नेचर किस एनवायरनमेंट में वो रहती है, ऐसे तो नहीं है कहीं पर भी लगा देंगे हम, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द beehives, सिलेक्शन करनी चाहिए एक सुटेबल लोकेशन की, ठीक है, हमने कह दिया कि वरांदे में लगाने, लेकिन वरांदे में कहाँ लगाएं, ठीक है, उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए सुटेबल लोकेशन पर, ताकि हम वहां पर छत्ता रख सके, यानी कि beehives रख सके। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, स्वाम्स किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्वाम्स कहते हैं। तो कैच करना भाई, उसमें कुछ लगाएंगे, कैच करेंगे, हाइविंग करेंगे ग्रुप ऑफ बीज को, तभी तो बहुत सारी मधुमक्खियां वहां पर आएगी। फोर्थ पॉइंट,
मैनेजमेंट ऑफ बिहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सेशन, हर सेशन में किस तरह से मैनेजमेंट करना है बिहाइव्स का, छत्ते का, मतलब उसको बदलना है, ये जो भी मैनेजमेंट आएगा उस सब का ध्यान रखना है। हर एक अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर, सुबह कैसे, शाम को कैसे, रात को कैसे कैसे मैनेजमेंट करना उसका ध्यान होना चाहिए। नंबर 5, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बीज वैक्स, किस तरह से हम हैंडलिंग करें, ध्यान रखें और कलेक्शन करें शहद का एंड ऑफ बीज वैक्स, तो उससे उससे प्रोड्यूस होने वाले शहद और बीज वैक्स का किस तरह से कलेक्शन करें हम, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये कुछ सक्सेसफुल बी कीपिंग के पॉइंट्स है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच ये जो चैप्टर बहुत इजी है स्टूडेंट, तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा अब तक। अब हम बात करेंगे फिशरीज की। फिशरीज एक इंडस्ट्रियल डिवोटेड है, कैचिंग करते हैं इसमें, प्रोसेसिंग या सेलिंग करते हैं फिश का, शेलफिश हो गई या कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स भी हो गया। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है फिश पर, फिश प्रोडक्ट्स पर। आप सब भी फिश के प्रोडक्ट्स खाते होंगे और फिश खाते होंगे। एंड बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे क्रैब खाते हैं कुछ लोग, प्रॉन खाते हैं, लॉबस्टर्स, एडाइबल ऑयस्टर्स, ये सारे कुछ है जिससे फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी जगहों पर। कुछ फ्रेश वाटर फिशेज होती है जैसे कैटला, रोहू, क्रैब, कार्प, ये सारे कुछ एग्जांपल है फ्रेश वाटर फिशेज के। और कुछ मेराइन फिशेज होती है जैसे हिल्सा, सार्डाइंस, माकेरेल, पॉम्फ्रेट, ये सारे कुछ एग्जांपल है मेराइन फिशेज के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस एग्जांपल्स दे रखे हैं और फिशरीज क्या होती है वो आपको बताया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।